नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। जल गंगा संवर्धन अभियान मिली वैश्विक पहचान। जल संरक्षण और जल आत्मनिर्भरता की दिशा में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश का जल गंगा संवर्धन अभियान अब वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहा है। जन भागीदारी पर आधारित यह अभियान नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों के संरक्षण तथा पुनर्जीवन का सफल मॉडल बनकर उभरा है, जिसकी सराहना राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी होने लगी है। दरअसल भोपाल में आयोजित सदा नीरा समागम में 6 देशों के राजकीय राजनायकों ने प्रदेशों के जल संरक्षण मॉडल की सराहना करते हुए इसे अपने देश में लागू करने में रुचि दिखाई है। भारत भवन में आयोजित कार्यक्रम में साइप्रस, फिजी, मैक्सिको, नेपाल, त्रिनिदाद एवं टोबैगो व इक्वाडोर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उन्होंने जल संरक्षण को वैश्विक चुनौती बताते हुए मध्य प्रदेश में जन भागीदारी के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों को अनुकरणीय बताया। कार्यक्रम में शामिल विदेशी प्रतिनिधियों ने माना कि जल संरक्षण में जन भागीदारी आधारित मध्य प्रदेश का मॉडल अन्य देशों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के अनुसार जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 2.12 लाख से ज्यादा जल संरचनाओं का निर्माण या पुनर्जीवन किया जा चुका है। सरकार ने इस संख्या को 3.66 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संचालित इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। अभियान के तहत प्रदेश भर में जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन, तालाबों के गहरीकरण, चेक डैम निर्माण और वृक्षारोपण जैसे व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। इन प्रयासों ने जल संचयन क्षमता बढ़ाने, भूजल स्तर सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभियान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी जन भागीदारी है। गांवों से लेकर शहरों तक समाज के विभिन्न वर्ग जल संरक्षण गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश का यह मॉडल जल सुरक्षा और जलवायु अनुकूल के क्षेत्र में एक प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल संकट से जूझ रही दुनिया के लिए मध्य प्रदेश का यह प्रयास सामुदायिक सहभागिता आधारित जल प्रबंधन का प्रभावी मॉडल प्रस्तुत करता है। यही वजह है कि जल गंगा संवर्धन अभियान की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है और इसे जल संरक्षण के सफल प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। तो इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पहले आपको वो सुनवा देते, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। जो संकट से हम गुजर रहे हैं, जल के संकट से, जल की आपदा से, वैसे ही संकटों का सामना घुमा फिरा कर वो भी लोग कर रहे हैं। और कई बार तो यह है कि वो शायद हिंदुस्तान से ज़्यादा संकट को महसूस करते हैं। तो जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर और संकल्प के साथ जो जल गंगा संवर्धन की जो पहल हुई है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश भर में नमामि गंगे और दूसरे कई तरह से जल के संकट से सामना करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए सारे देश भर में प्रयास हो रहे हैं। तो उन्होंने इसको भोपाल आकर सदा नीरा कार्यक्रम में सहभागिता करके उन्होंने महसूस किया कि यदि हमने अपने जल को बचाने का प्रयास नहीं किया तो हम नष्ट हो जाने वाले हैं। तो लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ जो पैटर्न जो है जल गंगा संवर्धन का, उसमें ये सब सारे समाजों को, चाहे जनजातीय समाज हों, चाहे वो लोक समाज हों, ग्राम के लोग हैं, नगर के, शहर के लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, औद्योगिक घराने के लोग हैं, किसान हैं, सबको ही हमने उस चिंता में शामिल करने की कोशिश की है। इसी प्रयोग को उन्होंने भी अपने लिए अनुकूल माना है। तो मध्य प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं और इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार लोगों तक पहुंच रही है, उनको प्रोत्साहित कर रही है कि वे भी आगे आए और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और जल को संरक्षित करें, जल का संचयन करें। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरी जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कुछ देर में हमारे साथ सुधींद्र मोहन शर्मा जी जुड़ेंगे, जो कि पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी पेयजल सुरक्षा है। चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी से ही कर रहा हूं। भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है और जो इस पूरे अभियान को लेकर जो मॉडल तैयार किया गया, उसको राष्ट्रीय स्तर पर तो सराहना उसकी की ही जा रही है, अब विदेशों से भी तारीफ आ रही है, कैसे देखते इसे? देखिए अभिजीत जी, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जल संवर्धन की जो परंपरा मध्य प्रदेश सरकार ने डाली है और जिस तरह से कैबिनेट ने निर्णय लिए हैं कि एक पखवाड़ा
के रूप में जितने भी जलाशय हैं उनके रूप में उत्खनन होगा, उनके रख रखाव, चाहे वो किसी भी तरह के स्रोत हों, जल के स्रोत हों। देखिए, हमारी परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति और संस्कृति में एक परंपरा रही है कि हमने जितनी भी प्राकृतिक चीजें रही उनको हमने देवतुल्य माना है, और देवतुल्य से जब भी हम हटे हैं उन संसाधनों का हमने दुरुपयोग किया है, और ये हमने आपदाएं देखी। हमारी जिस तरह से नदियां हैं, नदियों को हम देवी का अवतार मानते हैं, चाहे हमारे जल स्रोत और भी हो, तालाब हो, चाहे और जितने भी स्रोत हो, बांध वगैरह जो, तो निश्चित रूप से हाँ, तो मध्य प्रदेश में जो एरिया है उसमें 30% वनांचल क्षेत्र है, और वनांचल क्षेत्र के कारण जिस तरह से हमारे यहाँ जो वनवासी बंधु हैं, और चाहे लोग के हों, तो उनने से मॉडल स्थापित किए हैं और आह्वान हुआ है, उस तरह से हमको उस चीज तैयार होना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में लगातार जल गंगा संवर्धन अभियान की दिशा में काम किए जा रहे हैं, और विदेशों से भी अब इसको लेकर तारीफें मिलने लगी हैं, जहां अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और जिस प्रकार से इस पूरे अभियान को सराहना मिल रही है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो साइप्रस का कहना है कि जल संकट के समाधान के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है, और फिजी कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच जल संरक्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए अभियान की उन्होंने सराहना की है। भूपेंद्र जी, देखिए, लगातार जल संरक्षण को लेकर बात की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम अब तो विदेशों से भी उसको लेकर जो है वो सराहना मिल रही है, लेकिन इस दौरान चुनौती क्या नजर आती है आपको सबसे ज्यादा? बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है कि जो जल को हम प्रदूषित जिस लेवल पे कर रहे हैं, और जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत थे उनके बारे में लोगों का अवेयरनेस खत्म हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, कंक्रीट रोड बढ़ रहे हैं, जिससे भूजल नहीं नीचे का बढ़ रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से खेती और दूसरे रासायनिक चीजों का उपयोग हो रहा है, तो जल प्रदूषित भी हो रहा है। इन सब चीजों के लिए हमको निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि जल जब जा ही नहीं पाएगा तो आप ये मान के चलिए तो वो जल आएगा कैसे? तो बात रूप है जो शहरीकरण हो रहा है, और गांव जिस तरह से गांव हो चाहे शहरी क्षेत्रों में हो, सीमेंटेड रोड बन रहे हैं। पहले तो क्या था कि एक डामर के अगर डामलीकरण होता था, उसके रोड बनते थे, तो निश्चित रूप से कुछ पानी अवशेष जाता था। तो ये भी है। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन का इस तरह से काम हो रहा है कि जिससे कारण क्या हो रहा है कि सारे चीजें जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो निश्चित रूप से स्रोतों में ऐसे विनाशकारी तत्व आ रहे हैं जो कि जीवन के लिए निश्चित रूप से अहितकारी हैं। साथ साथ हमको ये भी मानना पड़ेगा कि हमारा जितना आवश्यक है उस चीज का उतना करेंगे, तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि जब प्रकृति से हम जितना ज्यादा लेते हैं और उसको कुछ नहीं देते, तो उससे हम देखते हैं कि विभिन्न आपदाएं आती हैं, और उन आपदाओं के रूप में कोई सोल्यूशन नहीं होता मानव के रूप में, और जिससे कारण हमको बहुत से ऐसी आपदाएं झेलनी पड़ती है जिनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर का पर्याय है, और प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है। और जब संतुलन प्रकृति बनाती है तो हम देखते हैं कि इस तरह से भयानक आपदाएं आती हैं, चाहे भूकंप हो, चाहे आप समुद्र में जिस तरह से भूकंप आता है, और भी जिस तरह से हम कह सकते हैं कि इन आपदाओं से मनुष्य की जो उपलब्धियां होती हैं वो नगण्य रूप से शून्य हो जाती हैं, और प्रकृति के अनुरूप ही जीवन चलना चाहिए। तो हमारा निश्चित रूप से ये मानना है कि हमारी जो हमारे वंशज लोग रहे, हमारे जो पूर्वज रहे, वो प्रकृति का उतना ही दोहन करते थे जितनी की आवश्यकता हो, चाहे जल हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे जंगल के रूप में हो, जो उस तरह से। तो वनांचित क्षेत्र को भी छोड़ते थे। आज वनांचित क्षेत्र भी खत्म हो रहा है, तो नदियों का कटाव बढ़ रहा है, जिसके कारण हमको विपत्ति स्थितियां। दूसरी बात, जिस तरह से औद्योगिकरण हो रहा है, हमारी नदियों का जिस तरह से रेत निकाली जा रही है, और जिसके कारण कटाव की स्थितियां बन रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, लोग गांव के गांव शहर डूबी क्षेत्र में आने लगे हैं, तो ये बहुत विकट स्थितियां हैं। दूसरी बात, हर जगह महत्वपूर्ण रूप से जल स्तर बिल्कुल जा रहा है, लेकिन हम इतने संवेदनशील हैं क्योंकि हम ईश्वरवादी हैं और प्रकृति को ईश्वर का तत्व मानते हैं, और उसके अनुरूप ही हम आराधना करते हैं। लेकिन सरकार जब इसको, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने जल संवर्धन कार्यक्रम चलाया एक 15 दिन का, और जिसके परिणाम अभी आने वाले हैं, तो ये एक लगातार जब मोटे चलता है तो लोगों को भी लगता है कि हमें उस चीज का उतना ही उपयोग करना चाहिए। तो ये
लगातार काम करने, इस तरह से कार्यक्रम होने से लोगों में अवेयरनेस, ठीक है। सरकार एक इतनी बड़ी एनजीओ या यूनिट नहीं है जो अकेले इतना काम कर सके। ठीक है। तो ये जागरूकता का काम है, हर जनता की एक जिम्मेदारी है, अपनी पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य देने की संभावना होनी चाहिए। जी ठीक है। तिवारी जी। सुधेंद्र जी, अगर हम आज से 25-30 साल पहले चले जाएं तो ज्यादातर क्षेत्रों का जो भूजल का वाटर का जो लेवल था वो यानी कि आसानी से पानी मिल जाता था ना। पहले कुछ ऐसे विशेष कुछ अभियान चलाने पड़ते थे, लेकिन अब तमाम सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, सरकार की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम वाटर लेवल की बात करें तो अब लगातार वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है, जबकि कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? एक तो आबादी का दबाव सबसे बड़ी वजह है। हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है और जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है इंडिया की, वो 25 साल पहले हम पानी समृद्ध, जल समृद्ध देशों में गिने जाते थे। 25 साल पहले 2000 में हमारी जो जल उपलब्धता थी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, वो 1800 करीब क्यूबिक मीटर थी, मतलब 18 लाख लीटर प्रति व्यक्ति हमको मिलता था वर्षा के द्वारा। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण वो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी घट के अब 1150 पे आ गई है। तो कहाँ हम जल समृद्ध देश हुआ करते थे और अब हम जल विपन्नता की तरफ बढ़ने वाले हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है। तो हम वाटर स्ट्रेस्ड नेशंस में गिने जाने लगेंगे बहुत जल्दी 2050 तक। पहली बात। दूसरी बात, जो जल की कमी हुई है वो हमारे जो उपभोग की विधि है वो बदली है। हम पहले बहुत कम पानी में अपना काम कर लिया करते थे, हमारी लाइफस्टाइल अलग थी, हमारी इंडस्ट्रीज की टेक्नोलॉजी अलग थी, या प्रोडक्शन भी हमारा उतना नहीं था, वाटर इंटेंसिव प्रोडक्शन नहीं था। तो इस वजह से हमारी जल की आवश्यकताएं कम थी, या आवश्यकता जितनी भी थी उससे भी कम हम उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदली, हमारा शहरीकरण हुआ गांव में भी शहरों जैसा पानी यूज किया जाने लगा। पहले आपको याद होगा, गांव में भले हमारे घर के जो स्वच्छ भारत अभियान के जो शौचालय थे उनमें एक बाल्टी पानी में, आधी बाल्टी पानी में काम हो जाता है। लेकिन जहाँ फ्लश लैट्रिन्स बन गई है वहां पे आपके टोटल खर्च का करीब 40% तक पानी बहा दिया जाता है। तो इस तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, आबादी बढ़ती गई। दूसरा, भूजल पे निर्भरता तो बढ़ी, लेकिन भूजल को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करने के जो संसाधन प्रकृति के थे उनको हमने ही नष्ट किया। आपको मैं एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूं कि जो हमारा इंदौर शहर है, इंदौर शहर में बिलावली एक अच्छा तालाब है, उसकी इनकमिंग चैनल्स जो हैं वो हमारे बाईपास की वजह से बंद हो गई। तो बाईपास तो बना, विकास भी हुआ, गाड़ियां तेजी से दौड़ने लगी, जल्दी से हमारा डिस्टेंस कवर हुआ, लेकिन उसके साथ में हमने प्राकृतिक जलधाराओं को संभाल के नहीं रखा। तो जब प्राकृतिक जलधाराओं से छेड़छाड़ हुई तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आज हम देखते हैं शहरों में अगर छोटी छोटी सड़कें भी बनाई जा रही हैं तो उसके दोनों ओर फुटपाथ बना दिए जाते हैं। तो जो पानी पहले जमीन में बैठता था अब वो नहीं बैठ पा रहा, क्या उसका भी असर पड़ता है? उससे भी आगे की बात मैं कहूं, अगर आप इंदौर का या किसी भी पुराने शहर का जो शहर नियोजन देखेंगे, किसी भी पुराने शहर का, इंदौर का या किसी भी शहर का, तो हमारी जो सड़कें होती थी भले कम चौड़ाई की होती थी, लेकिन उसके साइड में एक नाली होती थी। और आपको याद होगा उस नाली के ऊपर हम फर्शी ढक के और अपना ओटला बना के, या उसको नाली नीचे से निकल जाया करती थी। वो नाली बरसाती पानी को चैनलाइज करने का अति उत्तम तरीका थी। और वो चैनलाइज होके वो नालियां शहर के पास के, या कस्बा कहूं, शहर तो कम थे, कस्बे ज्यादा थे, तो कस्बे के पास की नदी में वो पानी चला जाता था, या कस्बे के पास के तालाब में वो पानी चला जाता था। लेकिन वो तालाब में अब पानी नहीं जाता है क्योंकि हमने वो नालियां बनाने का सिस्टम खत्म कर दिया। बारिश का जो सरप्लस पानी है, एक्सेस पानी है, वो हमारी सड़कों पे बाढ़ के रूप में बहता रहता है। इंदौर जैसा शहर जहाँ पे कि कंटूर्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ कोई हिली एरिया नहीं है, कोई पहाड़ी नदी नहीं है, वहां पे प्रजापत नगर एक क्षेत्र है जहाँ पे बारिश में कार बह के जा रही थी, इतना तेज फ्लो था। और वो इसलिए था क्योंकि हमने पानी को निकलने के जगह बंद कर दिए। तो जो सरफेस वाटर मैनेजमेंट है उस पर हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सड़क और सड़क के किनारे के फुटपाथ ये निश्चित रूप से हमारे चलने के लिए, हमारे उपयोग करने के लिए हैं। इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए कि ये वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र है।
वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र बिल्कुल अलग होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, जहां पे आपकी जो नालियां हैं सड़क के किनारे की, जिनको हम स्टॉर्म वाटर ड्रेन बोलते हैं, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन उस रिचार्ज क्षेत्र तक पानी को ले जाए और फिर उस डेडिकेटेड रिचार्ज क्षेत्र में ही रिचार्ज हो। हम हर कहीं हर कभी रिचार्ज नहीं कर सकते, इसको हमको समझना पड़ेगा। बहुत सारे सुझाव हमारे पास आते हैं, जब मैं बहुत सारी कमेटियों में हूँ, बहुत सारी कमेटियों में सुझाव आते हैं कि सब वो हमारा एक चौराहा है जहां पे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, अति उत्साह में लोग करते हैं, और बात तो ठीक है उनकी भी, क्योंकि तकनीकी रूप से वो इतना समझते नहीं है। तो बहुत सारा पानी भर जाता है, तो क्यों ना हम वहां पे रिचार्ज शाफ्ट कर दें ताकि वो सारा पानी अंदर चला जाए। मैंने उनको समझाया कि साहब ये जो सड़क है इस पे गाड़ियां चलती हैं, इनका पेट्रोल, डीजल, ऑयल, टायर के टुकड़े ये सब गिरते हैं, और वो सब भी आपके भूजल में जाके मिलने लगेगा। और भगवान ना करे किसी दिन अगर कोई हानिकारक रसायन का या एसिड का टैंकर वहां से जा रहा है और उससे कोई लीकेज हो गया, वो अगर भूजल में पहुंच गया तो नुकसान कर सकता है। तो हमको ऐसे सुरक्षित क्षेत्रों में पानी को चैनलाइज करना है, हमको ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो पानी गिरता है बारिश का, उसको हम कैसे चैनलाइज करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, कैसे हम उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज में काम में ले सकते हैं, कैसे हम उसको सरफेस वाटर में इकट्ठा करके और फिर बारिश में के बाद गर्मियों में काम में ले सकते हैं। तो उस तरह से हमको बात करनी पड़ेगी और उसको हमको इंटीग्रेटेड प्लानिंग में जाना पड़ेगा। आपको देखिए कितनी अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश का जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, उसका जो सदानीरा सम्मेलन हुआ, उसमें 6 देशों ने इसमें रुचि दिखाई कि हम इस मॉडल से सीखें। ये कितनी अच्छी बात है कि हम साइप्रस या फिजी है या मैक्सिको है या नेपाल है, इस तरह के देश आगे आके हमसे सीखना चाह रहे हैं। और वो इसलिए सीखना चाह रहे हैं 2 कारणों से या 3 कारणों से। एक तो हम तकनीकी रूप से उनसे सिमिलर हैं, उनसे समान हैं। बहुत सारी जगहों पर लाइमस्टोन है, वहां पे मैक्सिको में, फिजी में भी लाइमस्टोन है, साइप्रस में भी लाइमस्टोन है। और इसके अलावा साइप्रस बहुत लंबे समय से जल संकट का सामना कर रहा है। तो वो इन चीजों को सीखना चाहते हैं हमसे। तो हमको भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम एक स्टेप आ गए हैं तो उसके एक स्टेप और आगे जाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल गंगा संवर्धन अभियान जो केवल जन चेतना तक ही सीमित नहीं रहा, अब उसको तकनीकी रूप से भी विस्तारित किया जाए, तकनीकी रूप से उसको एडवांस्ड स्टेज पे ले जाया जाए और तकनीकी रूप से उसकी नई गाइडलाइंस बने, बृहद गाइडलाइंस बने, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग शहरों, कस्बों, ग्रामों की अलग अलग योजनाएं बने स्पेसिफिक। तो उससे हमको बहुत फायदा हो। जब पूरी दुनिया हमको देख रही है और हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, तो विश्वगुरु वाकई में पानी के मामले में हम बन सकते हैं। हमारी जो विरासत है पानी को सहेजने की, पानी को इस्तेमाल करने की, पानी का पुनर्चक्रीकरण करके बार बार उपयोग करने की, जो हमारी पुरानी विरासत है, आज की नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो उसको लेते हुए तो दुनिया हमसे बहुत कुछ सीखती है। आफ्टर ऑल आप सोचें कि अगर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की सभ्यताएं थी, तो पानी की वजह से ही थी और पानी खत्म होने पे ही वो समाप्त। तो उसने भी हमको बहुत सिखाया, दुनिया को सिखाया कैसे वाटर चैनल्स वहां पर थे, किस तरह से वहां पे पानी का मैनेजमेंट होता था। बहुत सारे तालाब जो बुंदेलखंड के हों चाहे कर्नाटका के हों, जो अलग अलग तालाब के सिस्टम्स हैं, उनसे दुनिया सीख रही है, उनसे दुनिया जानना चाहती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि हम अपनी विरासत को सहेजें, उसको संभाल के रखें। जी ठीक है। देखिए, खुद से तो आगे आना ही होगा भूपेंद्र जी, लेकिन कई बार हमने ये भी देखते हैं और आज भी हम ये चीजें देखते हैं कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खेती में पानी ज्यादा यूज कर देते हैं किसान, जबकि वहां पर जो वाटर लेवल है वो बहुत कम है। कई ऐसी फसलें उगाते हैं, चाहे धान की या दूसरी ऐसी फसलें, जिनमें पानी की जो लागत है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर सरकार इस दिशा में भी निर्णय लेके ऐसी जो फसलें जो बहुत ज्यादा पानी लेती है और उन क्षेत्रों में पानी की कमी है, तो उस पर बैन लगा दिया जाए या फिर ये कहा जाए कि आप कुछ सालों बाद इतने एक साल का एक ड्यूरेशन रख दिया जाए, तो कैसे कुछ फर्क पड़ेगा भूपेंद्र जी? इन फसलों का जिन फसलों में ज्यादा पानी लगता है और जिन फसलों में कम पानी लगता है, आज की जो टेक्निक है, चाहे वो इजराइल की टेक्निक देखें आप, तो जिनने मरुस्थल पे निश्चित रूप से बागवानी करके, चाहे सब्जियां हो चाहे फसलें हो, उनको एक कम सीमित पानी के अनुसार से विकसित किया है। तो वो चीजें तो है, लेकिन इतना ये आवश्यक है कि जहां पे जिस तरह की पिछड़ता हो उस तरह की फसलों का अगर किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम ये मानते हैं कि आज जो हमारी पुरानी टेक्निक थी, जिस
तरह से भाई साहब ने बताया मोहनजोदड़ो की नगरीय व्यवस्था देखिए आप, और उसके बाद आप देखिए, आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, आप भोपाल के तालाबों का रिश्ता देखिए। वहां जो तालाब है उनको वाटर रिसोर्सेज के रूप में बनाया गया, एक ऊपर लेवल से, फिर एक नीचे लेवल से, एक नीचे लेवल से, इस तरह से ऊंचाई से नीचाई की ओर ले गए, और उनका रिसोर्सेज अंदर से इनकनेक्ट किया गया, जिससे वाटर लेवल हमेशा बढ़े। सुधेंद्र जी, जो सवाल मैंने भूपेंद्र जी से किया था उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। कितना फर्क पड़ेगा अगर फसलों के अनुसार उसकी पानी की जो है सीमा वो तय कर दी जाए? ये आपका बहुत अच्छा विचार है, और देखिए इस पे भारत में काम हो चुका है, इस पे भारत में काम हुआ है, और उससे हम लोग सीखते रहते हैं लगातार, और सीखना भी चाहिए। मध्य प्रदेश के किसानों को भी उससे सीखना चाहिए। आंध्र प्रदेश में कुछ फार्मर मैनेज्ड कोऑपरेटिव सिस्टम्स हैं, जिसमें उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 700 गांव का एक फेडरेशन बनाया था, और उन 700 गांव में वो वर्षा मापन हर वर्ष होता है कि कितना पानी हम पे गिरा, कितना इसका ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हुआ, और इतना पानी अगर गिरेगा तो हम क्या फसल लगाएंगे, इतना पानी गिरेगा तो क्या फसल लगाएंगे। ये जो क्रॉप पैटर्न है, इसको चेंज किया जाता है हर साल वहां पे। तो जैसे कि अगर बहुत ज्यादा पानी गिरा या अच्छा पानी गिरा ठीक ठाक, तो हमारा गन्ने का रकबा बढ़ जाएगा, ये उनका मानना है, और वो करते भी हैं। अगर कम पानी गिरा तो हम कम पानी वाली फसलों पे जाएंगे जिनमें कम पानी लगता है। तो ये मापन जो है, ये कोई सरकार जारी नहीं करती है, ये कम्युनिटी खुद करती है, समुदाय करता है। तो मैं यही कह रहा हूं बार बार कि जल गंगा संवर्धन अभियान से इतना अच्छा हमको मोमेंटम मिला है मुख्यमंत्री जी के, कि इसको हमको बहुत सारे एरियाज में डाइवर्सिफाई करने का मौका आ गया है। इसको हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्रॉप पैटर्न में डाइवर्सिफाई करने चाहिए, हमको वाटर बजटिंग में जाना चाहिए। जो अधिक वर्षा, अधिक पानी वाली फसलें, जैसे मूंग है, मूंग में बहुत पानी लगता है। आप देखेंगे हरदा से लेकर नरसिंहपुर तक के काफी क्षेत्रों में मूंग काफी मात्रा में हो रहा है, और उसमें नहरों का पानी उपयोग हो रहा है। गर्मियों के मौसम में आप जाएंगे, बहुत अच्छा आपको आंखों को देख के लगेगा, पूरी हरियाली की चादर बिछी हुई है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि उसमें पानी हमको मिल जाता है नहरों से, और उसमें मूंग उपयोग हो रहे हैं। तो वो तो ठीक है, वहां पे जहाँ पे पानी अच्छा है, मूंग को हम चेंज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ कहीं पानी कम है लेकिन कुछ पॉकेट्स में है, और वहां गन्ना लगा रहे हैं लोग, तो डेफिनेटली वो दूसरे एरियाज में उसका आसपास के खेतों पे, आसपास के गांवों तक पे उसका असर पड़ता है। तो इस तरह का जो क्रॉप पैटर्न है, क्रॉप सिलेक्शन है, इसमें सरकार को भी लीड लेना पड़ेगी। हमारे जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनका ग्रुप बनाना पड़ेगा, उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा कि कृषि और भूजल का जो संबंध है, उस पर अभी बहुत ज्यादा काम मध्य प्रदेश में हुआ नहीं है। हम कहते जरूर हैं, लेकिन उस पर भी काम करने की जरूरत है। क्रॉप वाटर बजटिंग पे काम करने की जरूरत है, क्रॉप पैटर्न की चेंज करने की बहुत जरूरत है, और आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है। तो इसी पे काम होना चाहिए, और इसको हम आगे जाके जब देखते हैं तो ये ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी में ट्रांसलेट हो जाता है, क्योंकि गांव में पानी बचेगा। जब गांव में पानी बचेगा तो जो स्रोत हमको अप्रैल तक पानी दे रहे हैं, मई में जाने लगेंगे, मई तक चलेंगे, और अगले 2-4 साल, 10 साल में आप देखेंगे लोग याद करेंगे इस अभियान को कि 10 साल बाद वहां जून तक पानी रहने लगेगा, सिर्फ क्रॉप्स की वजह से। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ, जो मेरा खुद का नेशनल ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी पायलट प्रोजेक्ट था, जिसका मैं नेशनल इंचार्ज था, उसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट या ये अप्रोच अपनाया है देश भर के 15 अलग अलग ब्लॉक्स में, पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक। तो हमने अलग अलग ब्लॉक में अपनाया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लिया। निश्चित तौर पर तो अगर लोग इस बात का ख्याल रखते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर जो है वाटर लेवल भी बचेगा, और जल संरक्षण और जल संचयन की जो बात की जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिलेगी, और इस दिशा में भी मजबूती के साथ काम होता हुआ नजर आएगा। देखिए, समय होगा इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, और भूपेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश में जल संरक्षण और जल संचयन की दिशा में काम कर रही है, और ऐसे में अब तो दूसरे देशों से भी सराहना मध्य प्रदेश को मिल रही है, और ये जो मॉडल अपनाया गया है जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत, इसको अपने देशों में भी लागू करने की बात कही जा रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।